हेलो दोस्तों। 16वीं सदी की इटली की एक ऐसी जगह थी जहाँ एक तरफ जन्नत जैसी कला बन रही थी तो दूसरी तरफ नरक जैसी राजनीति चल रही थी। इसी नरक को देखकर मैकियावेली ने दुनिया को सत्ता का वो सच बताया जिसे आज भी पूरी दुनिया मानती है। निकोलो मैकियावेली की कालाजाई रचना द प्रिंस यानी राजपूत की एक कहानी है और उसका पूरा साल समझने के लिए हमें 16वीं सदी के उस दौर में जाना होगा जहां इटली की धरती खून और कला से एक साथ सींची जा रही थी। इस किताब का जन्म किसी शांत पुस्तकालय में बैठकर नहीं हुआ, बल्कि यह उस छटपटाहट, दर्द और जिल्लत से निकली थी जो मैकियावेली ने खुद झेली थी। फ्लोरेंस के एक साधारण परिवार में जन्मे मैकियावेली ने सालों तक एक राजनयिक रूप में काम किया था और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे ताकतवर राजा कमजोर राज्यों को कुचल देता है। लेकिन जब फ्लोरेंस में सत्ता बदली और शक्तिशाली मेडिची परिवार वापस राज पर आया तो मैकियावेली को नौकरी से निकाल दिया गया। उन पर साजिश के झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें जेल में डालकर तड़पाया गया और अंत में शहर से दूर एक छोटे से गांव में निर्वासित कर दिया गया। इसी अकेलेपन और तन्हाई के बीच मैकियावेली ने अपने जीवन भर की राजनीतिक अनुभव को निचोड़कर एक छोटी सी पुस्तक तैयार की, जिसका उद्देश्य फ्लोरेंस के नए शासक लोरेंजो डी मेडिची को यह सिखाना था कि सत्ता को कैसे हासिल किया जाता है और उसे कैसे हमेशा के लिए मुट्ठी में रखा जाता है। मैकियावेली का मानना था कि इतिहास में जितने भी दार्शनिकों ने राजाओं को ज्ञान दिया है, उन्होंने हमेशा एक काल्पनिक और आदर्श दुनिया की बात की है जो असलियत में मौजूद ही नहीं है। वे कहते थे कि अगर कोई राजा इस बात के पीछे भागेगा कि दुनिया को कैसे होना चाहिए तो वह बहुत जल्द अपना सब कुछ गंवा बैठेगा। इसलिए एक बुद्धिमान राजा को यह देखना चाहिए कि दुनिया असल में कैसी है। यही इस किताब की मूल आत्मा है जो नैतिकता के सारे पुराने पर्दों को एक झटके में हटा देती है। मैकियावेली अपनी किताब की कहानी की शुरुआत में राज्यों के वर्गीकरण से करते हैं और बताते हैं कि सत्ता मुख्यतः दो तरह की होती है, एक जो पीढ़ियों से चली आ रही है और दूसरी जो नई नई जीती गई है। वे कहते हैं कि जो राज्य वंशानुगत होते हैं उन्हें संभालना बहुत आसान होता है क्योंकि जनता को पुराने राजा के परिवार की आदत होती है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब कोई नया राजा किसी राज्य को जीतता है। नए राज्य को संभालने के लिए राजा को सबसे पहले उस पुराने राजवंश की पूरी तरह को खात्मा कर देना चाहिए ताकि भविष्य में विद्रोह की कोई गुंजाइश न बचे। इसके साथ ही मैकियावेली सैन्य ताकत पर बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं। वो इस दौर के इटली के राजाओं के सबसे बड़े कमजोरी को उजागर करते हुए कहते हैं कि जो शासक भाड़े के सैनिकों या दूसरों की सेना के भरोसे जंग लड़ते हैं वे अपनी तबाही को खुद दावत देते हैं। भाड़े के सैनिक सिर्फ पैसों के लिए लड़ते हैं, उनके दिल में देश या राजा के लिए कोई वफादारी नहीं होती। वो शांति के समय राजा का खजाना खाली करते हैं और युद्ध के समय वो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। इसलिए एक सच्चे प्रिंस को केवल और केवल अपनी खुद की राष्ट्रीय सेना पर भरोसा करना चाहिए जिसमें देश के नागरिक शामिल हों, क्योंकि अपने देश के लिए मरने का जज्बा ही जंग जिताता है। इस किताब का सबसे विवादित और मशहूर हिस्सा वो है जहां मैकियावेली एक राजा के व्यक्तिगत चरित्र और उसके व्यवहार की चर्चा करते हैं। वे सदियों पुराने उस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं कि राजा को हमेशा दयालु, उदार और धार्मिक होना चाहिए। मैकियावेली का एक बेहद कड़वा और प्रसिद्ध सवाल था कि क्या राजा के लिए प्यार किया जाना बेहतर है या उससे डरा जाना बेहतर है। वे इसका जवाब देते हुए लिखते हैं कि अगर दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि इंसान फितरत से ही मतलबी है, झूठे और कायर होते हैं, इसलिए प्यार के मुकाबले डर हमेशा ज़्यादा असरदार होता है। लोग जब तक फ़ायदे में रहते हैं तब तक राजा से प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है वे राजा का साथ छोड़ देते हैं। इसके विपरीत डर एक ऐसा बंधन है जो सजा के खौफ से बंधा होता है और वो इंसान को कभी गद्दारी नहीं करने देता। हालांकि वो राजा को चेतावनी भी देते हैं कि उसे प्रजा के मन में डर जरूर पैदा करना चाहिए, लेकिन कभी भी नफरत का पात्र नहीं बनना चाहिए।
प्रजा राजा से नफरत तब करने लगती है जब राजा उनके धन दौलत को छीनने लगता है या उनकी महिलाओं का अपमान करता है। मैकियावेली इंसानी फितरत पर एक और करारी चोट करते हुए लिखते हैं कि एक इंसान अपने पिता के हत्यारे को तो माफ़ कर सकता है, लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति छीनने वाले को कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए राजा को कभी भी बिना वजह किसी की संपत्ति पर हाथ नहीं डालना चाहिए। राजा की रणनीति को समझाने के लिए मैकियावेली जानवरों का बहुत खूबसूरत रूपक इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं कि एक शासक को एक ही समय में शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वह चालबाजों के बिछाए फंदों को नहीं देख पाता, जबकि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, लेकिन वह भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए राजा के पास लोमड़ी जैसी बुद्धिमानी होनी चाहिए ताकि वह दुश्मनों की साजिश और जालों को समय रहते पहचान सके, और शेर जैसी ताकत होनी चाहिए ताकि वो सामने आने वाले भेड़िए को डरा कर भगा सके। जो राजा सिर्फ शेर बनकर ताकत का घमंड दिखाते हैं वे अक्सर कूटनीति में हार जाते हैं। इसी संदर्भ में वे वादों को निभाने के सिद्धांत पर भी बात करते हैं। मैकियावेली का साफ कहना था कि एक समझदार राजा को अपने वादे और कस्में तभी तक निभानी चाहिए जब तक उसे हित में हो, जब तक वे परिस्थितियाँ मौजूद हो जिनके कारण वह वादा किया गया। अगर वादा निभाने से राजा का नुकसान हो रहा है तो तुरंत मुकर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सामने वाली दुनिया की कोई भी ईमानदारी नहीं है जो राजा से वफादारी की उम्मीद रखे। किताब के आखिरी हिस्सों में मैकियावेली भाग्य और इंसानी पुरुषार्थ के बीच के रिश्तों को समझाते हैं। वे मानते हैं कि हमारे जीवन और राजनीतिक के आधे फैसले भाग्य यानी किस्मत तय करती है, लेकिन बाकी के आधे फैसले हमारे अपने हाथों में होते हैं। वे भाग्य की तुलना एक विनाशकारी नदी से करते हैं जो जब उफान पर आती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान शांत दिनों में ही उस नदी के चारों तरफ बांध बना लेता है ताकि जब बाढ़ आए तो नुकसान न हो। मैकियावेली कहते हैं कि भाग्य हमेशा साहसी और आक्रामक लोगों का साथ देता है। जो ठंडे और सुस्त बैठे रहते हैं वे अक्सर सही मौका गंवा देते हैं। पूरी किताब के अंत में मैकियावेली का दर्द, उनकी देशभक्ति खुलकर सामने आती है। जब वे इटली के बिखराव और बर्बादी पर रोते हैं वे लोरेंजो डी मेडिची से गुहार लगाते हैं कि इस किताब में लिखे क्रूर लेकिन व्यवहारिक नियमों को अपनाकर पूरे इटली को एक झंडे के नीचे लाया जाए और विदेशी हमलावरों को इस पवित्र धरती से खदेड़ दिया जाए। भले ही मैकियावेली को इतिहास ने एक क्रूर और अनैतिक इंसान के रूप में याद किया है, लेकिन उनकी इस किताब ने दुनिया को ये सच दिखाया जो हर दौर की सत्ता के सबसे बड़ा और नंगा सच है। दोस्तों, इस किताब को आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये वाकई में बहुत ही लाजवाब किताब है। थैंक यू।